हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो 2022 का पेपर है वो उसका पैटर्न कैसे रहने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान बोर्ड की क्लास 12 की जो केमिस्ट्री की एग्ज़ाम है उसकी डेट भी फिक्स हो चुकी है। तो अब हम कुछ पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे और अभी मैं एक पेपर आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस पेपर के अंदर हम कई सारी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे। अब देखो, हमने सारा कुछ पढ़ लिया है और अब हम इस क्वेश्चंस पेपर के थ्रू अपन का क्या करेंगे, एक रिवीजन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा, हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो से देखने का ये फ़ायदा मिलेगा कि आपके सारे जो चैप्टर इस साल अपन से पूछे जाएंगे उन सब का रिवीजन हो जाएगा एक बार। तो हम कई सारे पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें आपका पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट डिस्कस हो जाएगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं अपन। तो आपको पता है कि भाई इसमें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, पेपर 56 मार्क्स का ही रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इस बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है फर्स्ट, उसमें भी आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, सारे चैप्टरों से जो भी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना जो मार्किंग की है। तो देखिए, इस पेपर को अपन डिस्कस करते हैं और आपको इस पेपर में कई सारी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगी। ठीक है, 1 बाय 1 करके करते हैं हम डिस्कस। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है अपन का, द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इन HCP। HCP में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। ऑप्शन है 12, 8, 6 और 4। HCP में आपका क्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर HCP का, है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12, है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसी क्रिस्टल सिस्टम में जब देखते हैं तो किसी पार्टिकल के चारों तरफ उससे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल टच में होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अपन ने सिंपल क्यूबिक में देखी थी, सिंपल क्यूबिक की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, सिंपल क्यूबिक की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6, है ना। अगर हम बात करें BCC की, तो BCC में भी कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, 8। और FCC की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 12 कोऑर्डिनेशन FCC की होती है, जो कि किससे बनती है, ये यूनिट सेल CCP, क्यूबिक क्रिस्टल क्लोज पैकिंग में, है ना। ये जो 3D अपन ने क्लोज पैकिंग पढ़ी थी, CCP और HCP, तो CCP की ही यूनिट सेल होती है FCC। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपको CCP का मतलब क्या लेके चलना है, FCC। तो FCC की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है और HCP की भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 12 होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको अपन ने एक टेबल डिस्कस की थी जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, अपन ने उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं जिसको अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें HCP में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की, तो वो कितने होते हैं, 6, ठीक है। लेकिन FCC में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 4। ये बात याद रखनी है अपन को, है ना। इसमें ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितनी होती हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिलहाल अपन अभी इतना डिस्कस करेंगे आगे, और मैं चैप्टर वाइज भी सारी चीज़ें अपन की डिस्कस करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं Fe3O4, Fe2O3, FeS4 और FeO। तो इसका हेमेटाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा दोस्तों, Fe2O3, है ना, Fe2O3। तो ये जो आपका आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट या आइसोलेशन ऑफ मेटल वाला चैप्टर है, मेटलर्जी वाला, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको जो जितने भी फॉर्मूले लिखा है और जितने भी हैं अपन के सारे मेटलों के, उनके फॉर्मूले आपको एकदम ऑन टिप्स होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, क्योंकि अपन ने उसमें कई सारे और पढ़े थे। बॉक्साइड पढ़ा था, सिडेराइट पढ़ा था, हेमेटाइट, कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट, गैलेना, कॉपर ग्लांस, है ना, जिंक ब्लेंड, ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखो, जैसे इसने यहाँ इस पेपर में मैंने पूछा है आपसे कि हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता लग गया इससे कि भाई इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपन को क्या करना है, सारे क्वेश्चन जो है सारे फॉर्मूले जो है याद रखने हैं। ज़रूरी नहीं आप यहाँ हेमेटाइट पूछा है, वहाँ पर आपसे जिंक ब्लेंड पूछ सकता है, कॉपर ग्लांस पूछ सकता है, आयरन पायराइट पूछ सकता है, कॉपर पायराइट पूछ सकता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए अपन के। HCP की कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखनी है कितनी, 12, ओके। और हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज आयरन, फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकंड है एल्युमिनियम, कैल्शियम और सोडियम। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपसे वो पूछ क्या रहा है, मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, मोस्ट अबंडेंट मेटल। तो मोस्ट अबंडेंट मेटल में अपन को क्या बताना है, एल्यूमिनियम। मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन है भाई अर्थ क्रस्ट पर, एल्यूमिनियम। ध्यान रखना मेटल पूछिए तो, अगर आपसे वो पूछता है नॉन मेटल, ठीक है, तो नॉन मेटल कौन है आपकी, सिलिकॉन। सही है, सिलिकॉन याद रखेंगे अपन। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द आयंस आर कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द आयंस आर कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। तो आपको दो आयन के पेयर दे रखे हैं और वो कह रहा है कि इनका एक्वा सॉल्यूशन जो है वो कलर्ड होगा। तो आपको पता है ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, यहाँ से आपको फर्स्ट डी ब्लॉक के आयन दे रखे हैं। तो यहाँ पर कैसे चेक करना है, देखो फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ मैं तो इधर देखिए स्कैंडियम +3 दे रखा है और इसके साथ में दे रखा है आपको कोबाल्ट 2+। देखो पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है इसकी, आपको चेक करना है कि आपका इसका सॉल्यूशन कलर्ड है या कलरलेस है। तो कलर्ड कब होता है और कलरलेस कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। कलर्ड कब होता है, जब आपके आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो कैसा होता है, कलर्ड। अदरवाइज वो कैसा होता है, कलरलेस, है ना। तो अपन को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं। तो कोबाल्ट कितने पे होता है आपका, सॉरी स्कैंडियम कितने पे होता है, 21 पे। तो स्कैंडियम की बात करें तो क्या होगा आपका 3D1 और 4s2। ये +3 में पूछ रहा है अपन से, है ना, या आर्गन आता है ये तो अपन जानते हैं, ठीक है। तो आर्गन और ये क्या हो जाएंगे आपके +3 है तो आपके तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यहाँ से, दो इसमें से और एक इसमें से, तो ये भी 0 और ये भी 0। तो आर्गन तो वैसे भी सारे क्या होते हैं आपके पेयर्ड होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। ऐसे ही कोबाल्ट +2 में, तो कोबाल्ट कितने पे होता है आपका 27 पे होता है, ठीक है। तो ये आर्गन 3D7 और 4s2, ओके। कोबाल्ट +2 की बात कर रहा है तो कोबाल्ट +2 का मतलब क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आपके, ये आपका हो जाएगा 4s0। 3D7 की बात करें अपन तो D7 में आपके देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। पर वो हमसे क्या कह रहा है कि आपसे वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दोनों पेयर पूछ रहा है वो कि दोनों कौन से ऑप्शन है ऐसा जिसमें दोनों ही क्या है आपके कलर है। तो इसमें तो आपको कलर कौन सा है, कोबाल्ट +2। अगर कोबाल्ट +2 कोई दूसरे ऑप्शन में आ गया तो अपन ये पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, मान के चलेंगे कि ये है। अगला है आपका निकल +2 और कॉपर +। अब देखिए दोस्तों निकल +2 क्या होता है, निकल क्या होता है 3D8 और 4s2। +2 का मतलब यहाँ से ये चला जाएगा, 0 रहेगा। D8, अब D8 अपन इसी में देख लेते हैं, चलो ये क्या है आपका D7 वाला है, तो D8 में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो ये कैसा है आपका, कलर्ड है ना। कॉपर + में देखो, कॉपर + का क्या होता है 3D10 होता है और 4s1 होता है कॉपर का। +1 का मतलब ये चला जाएगा यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, 0, है ना। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो ये कलरलेस होगा, है ना। तो इसका मतलब आंसर तो ये भी नहीं है अपन का, क्योंकि इसमें एक ही क्या है, कलर्ड है, दूसरा क्या है, कलरलेस। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन क्या है, Ni+2, सी ऑप्शन जो है Ni+2 है एक, और साथ में क्या है आपका Ti+3, टाइटेनियम +3। तो निकल +2 तो चेक कर चुके हैं, ये तो कलर्ड है क्योंकि N = कितने 2, Ti+3, स्कैंडियम के बाद में क्या आता है टाइटेनियम, यानी 3D2 4s2। सही है भाई। तो इसका मतलब टाइटेनियम +3 का इसमें क्या बचेगा, D1 बचेगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 1। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, कलर, यानी कि अपन का आंसर हो जाएगा C। सही बात है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, स्कैंडियम +3 और टाइटेनियम +3। स्कैंडियम +3 में तो अपन ने शुरू में ही देखा था, स्कैंडियम +3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 0, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो भी अपन एक बार चेक करके देखा तो वो भी क्या है आपका गलत है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका C। तो अपन ने इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट सीखी कि भाई आपको इस तरह से अगर आयन दे दिया जाए, है ना, तो अपन को क्या करना है, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने। यानी कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका मतलब उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो होगा आपका कलरलेस। अगर उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या एक से ज़्यादा है तो वो कलर्ड होगा। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए,
तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे अपन मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं, है ना, म्यू। तो आपको ये भी आना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है ना, बाइडेंटेड लिगेंड पूछा है आपसे। तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में सारे के सारे लिगेंड याद है ना, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई आपको लिगेंड याद है तो वो चैप्टर याद है, मानो आप तो, क्योंकि लिगेंड पर अपन को चार्ज वो कितने डेंटेड है, चार्ज से अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी अपन निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितने डेंटेड है। तो लिगेंड अगर याद है तो नॉमेनक्लेचर हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगी और आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकल जाएगा। तो जनरली इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 3 चीज़ों से। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइडेंटेड लिगेंड। फर्स्ट दिया है ऑप्शन अमोनिया NH3, है ना, जिसको अपन एमीन बोलते हैं। एमीन ये क्या है, मोनोडेंटेड है, तो ये तो नहीं है बाइडेंटेड। उसके बाद में दिया H2O एक्वा, ये भी क्या है, मोनोडेंटेड है। अगला दिया एथिलीन डाइएमीन, तो बिल्कुल एथिलीन डाइएमीन क्या होता है भैया, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, सही है। दूसरा है पिरीडीन, तो पिरीडीन आपका कैसा होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो एथिलीन डाइएमीन मिल गया अपन को, तो और चेक ही नहीं करना फिर। एथिलीन डाइएमीन आपका क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। कैसे होता है बाइडेंटेड लिगेंड, एथिलीन डाइएमीन क्या होता है भाई, ये तो हो गई आपकी एथिलीन डाइएमीन NH2, ये क्या होता है, आपको कोई भी मेटल है, जैसे कि आप Fe ले लो या कोई भी मेटल ले लो, तो इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पे होता है, ये अपना लोन पे डोनेट करता है और इधर से ये करता है। तो ये क्या करता है, इस लिगेंड के अंदर 2 डोनर एटम है, 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहे, वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये बाइडेंटेड कहलाएगा, सही है ना। यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग बन रही है, तो जो लिगेंड आपके क्या बनाते हैं, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, चिलेट लिगेंड, और इस रिंग को क्या बोलते हैं, चिलेट रिंग, सही है, और इस प्रोसेस को चिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द चिलेट इफेक्ट, है ना, चिलेशन के बारे में पूछ लेता है, या आपसे यही पूछ लेता है। इसी क्वेश्चन में मान लो ये कह देता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज चिलेट लिगेंड, तो आपके जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड है या पॉलीडेंटेड, 2 से ज़्यादा जितने भी डेंटेड लिगेंड है, वो सारे क्या होते हैं, चिलेट लिगेंड, जो रिंग बनाते हैं, क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। आपको 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, उनमें से पूछ रहा है कि भाई इनमें से चारों में से कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से आया, तो अपन ने स्टेबिलिटी के कई सारे फैक्टर देखे थे। फिलहाल ये देखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सा फैक्टर लगेगा। तो ये दिया है आपको +3, और जो बी है वो क्या है आपका FeNH3 का होल 6 और +3, ठीक है। सी दिया है आपको FeC2O4 का होल 3 +3, है ना, सॉरी -3 है ना, और डी है आपका FeCl6 FeCl6-3। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब अपन को ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या चेक करना है आपको कि भाई ये देखना है कि मेटल क्या है आपकी, सेम है क्या। मेटल आप में सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या है, Fe दे रखी है, ठीक है, मेटल सेम है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसकी कितनी आ रही है, +3 Fe की यहाँ क्या आ रही है, +3, और यहाँ पर भी क्या आ रही है, +3, और यहाँ पर भी आपकी क्या आ रही है, +3। ये तो आपको निकालना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, आपको लिगेंड पर अगर चार्ज पता है तो इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है ना। तो देखिए इसमें अपन को कौन सी कॉन्सेप्ट लगाने की, भाई आपकी सारी मेटल सेम है और सब पे क्या है, चार्ज भी सेम है। तो चार्ज भी सेम है तो फिर तो ये वाला फंडा लगेगा नहीं। सबसे पहले तो अपन चार्ज ही देखते हैं, फिर मेटल अलग अलग होती है उसको देखते हैं। तो इसमें क्या अलग अलग है, इसमें आपके लिगेंड अलग अलग है। क्या अलग अलग है, इसमें आपके लिगेंड अलग अलग है, ठीक है ना। तो लिगेंड अलग अलग है तो हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा आपका क्या होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है ना, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो अपन ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो इसमें ये एमीन एक SFL लिगेंड है, तो यही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी FeNH3 का होल 6 वाला। अगला है विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अराइल हैलाइड। देखिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए दे रखा है C6H13Cl, तो एक तो ये दे रखा है। अगला दे रखा है आपको बी ऑप्शन C6H5CH2Cl। अगला है सी ऑप्शन
C6H5Cl, अगला है C6H6Cl6। ठीक है, ये है 4 ऑप्शन। आपसे पूछा अराइल हैलाइड कौन सा है, तो दोस्तों इसमें ये बेंजीन रिंग तो है नहीं, है ना, और इसमें ये बेंजीन रिंग तो है, पर अगर अपन इसकी बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर आपकी ये रहेगी CH2Cl, और C6H5Cl ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन, है ना। तो यही आपका क्या है, अराइल हैलाइड है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, और ये आपका क्या है, बेंजालिक हैलाइड, है ना। इसकी स्ट्रक्चर बना के देखो तो इसमें बेंजीन रिंग ही नहीं है, और ये आपका क्या रहेगा, ये रहेगा आपका C6 और Cl6, तो इस पर एक H और एक पर इस पर क्या है, Cl, तो ये भी आपका अराइल हैलाइड तो नहीं है। तो कहने का मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट इसके बाद में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवार्ड्स SN1 रिएक्शन। तो देखो यहाँ से SN1 रिएक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया है। ये दोनों क्वेश्चन आपके किससे, अराइल हैलाइड और एल्केल हैलाइड वाले चैप्टर से हैं। तो SN1 से तो पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, SN1 और SN2 मत छोड़ के जाना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई आपसे बताओ कि SN1 में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो कौन सा इंटरमीडिएट बनता है भाई, SN में बनता है आपका कार्बोकेटायन, और SN1 में जो आपके एल्केल हैलाइड की SN1 के टूवार्ड्स जो रिएक्टिविटी हम देखते हैं वो किस पर डिपेंड करती है, आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर, क्योंकि SN1 2 स्टेप में होती है। आपकी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपका जो लीविंग ग्रुप है वो बाहर जाता है, और आपका क्या बनता है, उसमें कार्बोकेटायन बनता है। अब कार्बोकेटायन जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी आपकी रिएक्शन की रेट होगी। तो कार्बोकेटायन जब बनेगा ना जल्दी, जब वो स्टेबल होगा, तो SN1 की जो रिएक्शन की रेट है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। तो अपन चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला दे रखा है आपको CH3Cl, अगला दे रखा है CH3 का होल ट्वाइस CHCl, है ना, अगला दे रखा है CH3 का होल थ्राइस CCl, और डी ऑप्शन है ऑल, मतलब ये सभी इक्वल क्या करेंगे, रिएक्टिविटी शो करेंगे। तो कहने का मतलब अपन को चेक करना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी। तो दोस्तों ये देखिए आपको कैसा है, 3 डिग्री एल्केल हैलाइड है, और ये आपको कैसा है, 2 डिग्री एल्केल हैलाइड है, और ये है आपका 1 डिग्री एल्केल है। इसमें कार्बोकेटायन बनेगा आपका CH3+, इसमें बनेगा आपका CH3 का होल ट्वाइस और CH+, और इसमें बनेगा आपका CH3 का होल थ्राइस C+। तो देखिएगा आप लोग, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो यहाँ पर आपको पता है, ये 11th क्लास में पता होता है अपन को, भाई 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ये रहता है। तो इन तीनों में से आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि SN1 की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है किस पर, स्टेबिलिटी और कार्बोकेटायन पे। लास्ट क्वेश्चन है 9th, वो है आपका, विच ऑफ द विटामिन इज नॉन सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि कौन सी विटामिन आपकी वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। तो एक है आपका विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी, और ऑप्शन है आपका डी, ए एंड बी। तो आपको दोस्तों एक ट्रिक पता है कि भाई जो है आपकी विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए, ये आपकी क्या है, ये पानी में क्या होती हैं, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होती है, नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। इसकी ट्रिक आपको पता है, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होती है। तो यही पूछ रहा है अपन से कि कौन सी विटामिन वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के, क्योंकि अगले ऑप्शन में विटामिन सी वाटर में सॉल्यूबल है, और अगला है विटामिन बी, तो वो भी वाटर में सॉल्यूबल है, और अगला क्या है, ए एंड बी। तो आपको पता है विटामिन के वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, ये किस में होती हैं, आपकी फैट में सॉल्यूबल होती हैं। क्लियर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में कितने 9 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे इस बार। तो 4 क्वेश्चन आपसे पूछने जाने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये भी सिंपल से आपके ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ड में ही हो जाएगा ये, है ना, ज़्यादा पूरी लाइन भी नहीं लिखनी है। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन डॉट 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 विद टेम्परेचर, यानी कि सीधा सा ये है कि आपकी रिएक्शन की जो रेट है वो टेम्परेचर पर क्या होता है, उसका डिक्रीज होती है या इंक्रीज या नॉट अफेक्टेड। आपको पता है
कि जनरली आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, इंक्रीज। या तो आप आंसर में इंक्रीज लिख दो या पूरा लिख के नहीं, जहाँ डॉट डॉट है उस पर क्या लिखेंगे, इंक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपसे। अगला है मॉन्ड प्रोसेस इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन, है ना। मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए यूज में ली जाती है, आपकी निकल के प्यूरिफिकेशन में, है ना। निकल के प्यूरिफिकेशन में कौन सी यूज ली जाती है, मॉन्ड प्रोसेस। अगला है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6। अरे इसका तो सब जानते हैं, इसका क्या होता है भाई, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। ये तो आप याद भी रख सकते हो, और वैसे भी BBT से निकलवा लो चाहे CFT से निकलवा लो, ये तो अपन निकाल सकते हैं ना। तो क्या होगा इसका, D2sp3। अगला है एक रिएक्शन दे रखी है और उसका प्रोडक्ट अपन को बनाना है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और ये है आपकी परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है ना। परऑक्साइड की प्रेजेंस में है, HBr का एडिशन कराना है एल्किन पर, तो हमें याद आता है कौन, मार्कोनिकॉफ रूल का भाई दूसरा, एंटी मार्कोनिकॉफ, जिसको खरास इफेक्ट कहते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। HBr जब परऑक्साइड के साथ होता है तो कौन सा इफेक्ट लगाना है अपन को, एंटी मार्कोनिकॉफ, RCH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। मार्कोनिकॉफ बोलता है कि भाई आप जब एल्किन पर HX का एडिशन कराते हो तो H वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, पर एंटी मार्कोनिकॉफ इसका अपोजिट होगा, इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहाँ जाएगी जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन तो यहाँ जाएगी आपकी और Br यहाँ जाएगा, यानी इससे क्या बनेगा, आपकी 1 डिग्री ब्रोमो एल्किन बन जाएगी। तो ये आपका 4 क्वेश्चन थे किसके, इसके। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन 3, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, आपको 8 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, है ना, सिंपल से। तो वो भी अपन डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। इसमें आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, है ना। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, लगभग 8 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने फर्स्ट कर लिया था ऑब्जेक्टिव टाइप, सेकंड आपका था फिल इन द ब्लैंक्स, और थर्ड क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर। ये 1 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने इस पेपर का, व्हाट इज़ एनाइसोट्रॉपी, है ना। एनाइसोट्रॉपी क्या है, आपको पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक, और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक। तो आपसे पूछा गया एनाइसोट्रॉपी क्या है, तो आपको पता आना चाहिए कि जो आपके क्रिस्टल सॉलिड होते हैं उनकी जो कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ हो गई, और भी कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपकी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है, डिफरेंट होते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपी। तो आपको इसकी प्रॉपर लैंग्वेज में अपन को डेफिनेशन लिखा रखी है अपन ने, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। बट इसका जो मेन चीज़ था वो यही था कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी। क्लियर है। अगला है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज मोलैलिटी, राइट द फॉर्मूला, है ना। मोलैलिटी पूछा है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, किसमें, kg में। ये तो इसकी मेन डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यानी कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट हैं आपके, वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूशन की मोलैरिटी, है ना, स्मॉल m, मोलैरिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट देख लेते हैं अपन, मोल्स पर kg, ये हो जाएगी ना। अगर आपको सॉल्वेंट का मास ग्राम में दे रखा है तो अपन 1000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। और दूसरा इसके बारे में क्या बात है कि टेम्परेचर क्या होती है, इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। अगर बात करें हम मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वो टेम्परेचर क्या होती है आपकी, डिपेंडेंट होती है, यानी वो कंसंट्रेशन टर्म जिनके नीचे वॉल्यूम आता है वो सारी क्या होती हैं आपकी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जिनके नीचे मास आता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल वही बनेगा आपका, तो न्यूमेरिकल पक्का आप देखना इससे आएगा। अगला क्वेश्चन है, वाई जिंक इज नॉट
ए ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है। तो हमने डी ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई आपके ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, फिर ये क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही पता चल जाएगा। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं, दो एलिमेंट विच हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल इन देयर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक, कैडमियम और Hg, जिंक, कैडमियम और Hg, मरकरी, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं तीनों। ये क्या नहीं होते हैं, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि अपन बात कर लेते हैं जिंक की, Zn कितने पर होता है, 30 पर। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d10 4s2। तो ये तो इसकी क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट हो गई, है ना, या नॉर्मल स्टेट हो गई इसकी। इसमें इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर हम बात करें जिंक की तो Zn+2 शो करता है, ये +2 में भी क्या करता नहीं है, 3d10 रखता है और 4s2। +2 से ज़्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से ज़्यादा नहीं करेगा तो इसका क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं रहेगा, ये क्या है, डी फुलफिल है। तो देयर इज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल इन जिंक, है ना, इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो Zn इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है। अगला है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रोजेनमुंड रिडक्शन। तो रोजेनमुंड रिडक्शन का अपन को क्या लिखना है, इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन लिखनी है तो बस केवल एक लाइन में इक्वेशन ही लिखनी है, इसका एग्जांपल दे सकते हैं अपन। तो ये क्या करता है आपका रोजेनमुंड रिडक्शन, कार्बोनिल क्लोराइड RCOCl, है ना, कार्बोनिल क्लोराइड को रिड्यूस कर देता है किसमें, फॉर्मेल्डिहाइड में, वो सॉरी एल्डिहाइड में, है ना। तो किसके साथ करते हैं अपन इसको, H2PdBO4, क्या करते हैं, H2PdBaSO4 लेते हैं, H2PdBaS4, और उसमें क्यूनोलिन डालते हैं, है ना, पॉइजनस होता है वो, उसको कम कर देता है। तो क्या बन जाएगा, ये RC+OH, एल्डिहाइड बनाने का काम करता है। ठीक है, रोजेनमुंड रिडक्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है द टोटल मिनिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट which are required to convert reactant into product। यानी कि आपको पता है कि भाई एक रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट है आपका, वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और मान लेते हैं यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है। तो ये एनर्जी तो आपकी क्या कहलाती है, रिएक्टेंट की एनर्जी। अब आपको अपन ने कोलिजन थ्योरी में पढ़ा है कि भाई आपके रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, जिसको अपन एनर्जी बैरियर बोलते हैं। ये एनर्जी बैरियर है, इसको पार करना पड़ता है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इस टोटल एनर्जी को, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो मिनिमम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है भाई, और इतनी सी तो इसके पास होती है ऑलरेडी, इसको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, इतनी। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको दोनों ही याद रखती हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन। आप फिनॉल को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करोगे। ये आपसे ऐसे लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है और आपसे इक्वेशन देकर भी पूछा जा सकता है। तो देखेंगे अपन कैसे बेंजीन को आप फिनॉल में फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करोगे। फिनॉल की अगर रिएक्शन आप किसके साथ करा दोगे, जिंक डस्ट के साथ। अगर आप इसमें जिंक डस्ट डालोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, बेंजीन में। तो ये सिंपल सी एक इक्वेशन है। फिनॉल आप यहाँ पर लेके आओ तो वैसे लिख देना, नीचे ये फिनॉल है और ये आपकी बेंजीन। इस तरह से आपको पूरा पक्का एक नंबर मिलेगा अच्छे से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, Ti+4 आयन इज कलरलेस, गिव रीजन। तो अपन ने कलर वाला कॉन्सेप्ट तो कल भी देखा था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर क्या है, प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, कलर्ड होगा। अदरवाइज कैसा होगा,
कलरलेस। तो Ti कितने पर होता है आपका, 22 पर होता है स्कैंडियम, उसके बाद में टाइटेनियम। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो आर्गन 3D क्या हो जाएगा, ये 2 4s2। ठीक है भाई। अगर हम बात करें Ti+4 की तो इसका क्या हो जाएगा, आर्गन और यहाँ पर आपका 3D 0 और 4s0। तो आपका कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से ये क्या होगा आपका कलरलेस। तो रीजन लिख देंगे अपन, देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Ti+4 सो इट इज कलरलेस। ओके। राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है अपन ने। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या होगा, देखिए ये होता है आपका n-1 d 1 से 10, ns 1 से 2। तो ये लिखेंगे आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ये भी सही है, n-1 d 1 से 10, ns 0 से 2, दोनों ही सही है। ठीक है ना। तो ये होता है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, एफ ब्लॉक के अंदर आपसे लैंथेनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है, और किसी एलिमेंट का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपको उधर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ज़रूरत पड़ती है, कोई भी चीज़ अपन निकालते हैं BBT CFT के लिए भी आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो ये बात थी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद में आपके जो आगे क्वेश्चन है उन्हीं सेक्शन B की अगर हम बात करें तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके।